हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं सोशल साइंस का जितना भी पूरा सिलेबस है हिस्ट्री का। इसी वीडियो के अंदर हम पूरा रिवीजन कर लेंगे। तो ये जो आप नोट्स देख रहे हो, इन नोट्स को मैंने मेरे हाथों से बनाया और इसके अंदर मैंने एक वो चीज़ मिलाई है जिसको कि सुनकर के आप बोलोगे कि वाह वाह मज़ा आ गया। तो देखो, जब मैं इन नोट्स बना रहा था तो मेरे हाथ में था आपका पेपर, जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो वो पेपर मेरे हाथ में था। तो अब आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है, बस यही है कि उसमें मैंने देखा कि यार उसमें जो क्वेश्चन है वो इसके अलावा कहीं से आ ही नहीं रहे। और जिस बच्चे ने इसको स्किप कर दिया मतलब उसके नंबर भी उसको स्किप कर देंगे। अगर आपको नंबर चाहिए तो देखो, अदरवाइज फिर कोई हर किसी को फोर्स नहीं किया जाता, क्योंकि टॉपर तो क्लास में ही की होता है ना। अब अगर 4-5 बच जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर कम नंबर किसके आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का पूरा रिवीजन। हम इसमें पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, अब देखो, सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले इसकी थोड़ा सा बेसिक इंट्रो लेते, थोड़ी फील लेते हैं। वो ये है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म मेड चेंजेस इन अ पॉलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो यहाँ पर 19th सेंचुरी के अंदर जो नेशनलिज्म का आइडिया था, अब देखो नेशनलिज्म क्या होता है, इसको पैट्रियोटिज्म भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी फीलिंग होती है, आपका लव होता है, आपका ग्रेटिट्यूड होता है आपकी कंट्री को लेकर के, उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। जैसे कि अब हमारा मन है, हमारा जो दिल है, हमारा प्रेम है, वो किसके लिए? वो है इंडिया के लिए। दूसरी कंट्री के लिए तो हम चाहेंगे भी नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि वो बर्बाद हो जाए, जिससे कि मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो अब बात करते हैं नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म वर्ड का मतलब होता है कि एक आपकी फीलिंग या फिर आपका जो लव है अपने देश को लेकर के, आपको जो गर्व है अपने देश को लेकर के, उसी को ही नेशनलिज्म कहा जाता है। तो यही जो फीलिंग थी वो 19th सेंचुरी के अंदर लोगों के अंदर आने लग गई थी, जिससे कि पॉलिटिकल में भी काफ़ी सारे चेंजेस हुए और मेंटल जो वर्ल्ड था वहाँ पर भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे थे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, वो ये है कि 1848 के अंदर फ्रेडरिक सेरियोई यूटोपिया का एक विजन था कि द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज द डिस्टिंक्ट नेशन एंड आइडेंटिफाई थ्रू दियर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक सेरियो यूटोपिया थे, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो देश के लोग हैं वो क्या हो रखे हैं कि हर एक जगह के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा कि उनकी जो ड्रेस है उनके बेसिस के ऊपर उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। और आप इसको ये भी याद रख सकते हो कि जो फ्रेडरिक सेरियो थे, इन्होंने करा था कि ये क्या थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने विजुअलाइज करा था कि वर्ल्ड एज द डेमोक्रेटिक एंड द सोशल रिपब्लिक। तो ये जो मतलब एक तरीके से आप ये याद रख सकते हो, ये जो फ्रेंच आर्टिस्ट थे काफ़ी ज़्यादा एक इनका इंपॉर्टेंट रोल था। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो बस ये याद रखो कि इन्हीं की वजह से डेमोक्रेटिक और जो सोशल रिपब्लिक था वो इन्हीं की वजह से स्टैब्लिश हुआ था, विजुअलाइज हुआ। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये कहाँ से आया था? सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो आपको ये सब कुछ वापस से लिखना हुआ, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पीपल। तो सबसे पहला काम ये था कि सभी लोगों के बीच में कॉमन आइडेंटिटी या फिर एक उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। और यहीं से एक आइडिया है कि जो नया आइडिया है वो आया कि ला पेट्रिस, मतलब कि द फादरलैंड, जो कि एक फ्रेंच का वर्ड है, उसका मतलब ये होता है कि द फादरलैंड। और फिर उसके बाद में यहाँ पर आता है कि लेस सिटियोन का मतलब होता है कि द सिटीजन एम्फेसाइजेस द नेशन टू यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग द इक्वल राइट्स अंडर द कंस्ट्रक्शन। मतलब एक तरीके से आपको ये याद रखना है कि जो भी राइट्स थे वो सभी सिटीजन्स के फेवर में होनी चाहिए, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो सब कुछ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाएगा। एंड इसके बाद में आता है कि द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। जो भी स्टेट जनरल होगा वो एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ही इलेक्ट करा जाएगा। और रीनेम्ड, जिसको कि रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के अंदर। देन फिर इसके अपने यहाँ पर एक नेक्स्ट जो नया काम करा गया वो करा गया कि अ न्यू ट्राई कलर फ्लैग आएगा यहाँ पर, कि एक नया 3 कलर का एक फ्लैग इंट्रोड्यूस करा गया। एंड एक नए हाइमन्स एंड ओथन्स वर टेकन। तो यहाँ से ओथ जो थे उनको ले लिया गया था। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट था कि सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसको एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया गया कि वो हर जगह से उसको कंट्रोल कर पाए। फिर इसके बाद में
यहाँ पर आता है कि द इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड द ड्यूज वर एबोलिश। तो जितने भी कस्टम ड्यूटीज थी, जितने भी ड्यूज थे, उन सभी को हटा दिया गया था, मतलब कि माफ कर दिया गया था। एंड फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो फ्रेंच जो थी वो एक कॉमन लैंग्वेज बन गई थी सभी के अमंग में। एंड द स्टूडेंट एंड द अदर मेंबर्स ऑफ ए एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगेंस टू सेटिंग अप द जैकोबियन क्लब। तो यहाँ पर जैकोबियन क्लब्स जो थे वो स्टूडेंट्स के अलावा और जितने भी टीचर, लॉयर, उन सभी के द्वारा यहाँ पर सेटअप करे जाने लग गए थे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। तो यहाँ पर ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, जो कि अभी फ्रेंच में चल रहा था, पूरे ऑल ओवर अक्रॉस वर्ल्ड में फैलने लग गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक नया शख्स आता है जो कि आता है नेपोलियन। अब नेपोलियन कौन था? नेपोलियन ने राज करा था फ्रांस के ऊपर 1799 से लेकर के 1815 तक। और इसी के अंदर जो नेपोलियन था उसने कैसे पावर गेन करी थी 1799 के अंदर, कि बाय बिकमिंग द फर्स्ट कंसल्ट बन करके उसने अपनी पावर को गेन करा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि सिविल कोड ऑफ 1804, या फिर आप इसको नेपोलियन कोड भी कह सकते हो, वो क्या है, उसके पॉइंट्स ये। सबसे पहला तो ये है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, मतलब कि हर एक जो आदमी है कानून के सामने बराबर है। और फिर इसका यहाँ पर आता है कि सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और उसके पास में राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि उसके पास में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का हक होना चाहिए। सिंप्लीफाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर, तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर थे उनको काफी ज्यादा सिंपल कर दिया गया। और एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया गया। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम द सेफ्रेडोम एंड द मैनेमोरियल ड्यूज। आप ये ना लिख करके ये भी बोल सकते हो कि फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम द रिमेनिंग ड्यूज। और फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं ग्लाइड रेस्ट्रिक्शन वर रिमूव। तो ग्लाइड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है, जैसे कि आप लोग सभी लोग मिलकर के ग्रुप बना लो तो उसको ग्लाइड कहा जा सकता है, जो कि यहाँ से हटा दिया गया था। और फिर इसके बाद में यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट काम हुआ था वो ये हुआ था कि ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव। तो जितने भी ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का था, वो सब काम इंप्रूव कर दिया गया था। और जो नेपोलियन था, नेपोलियन टुक अवे पॉलिटिकल फ्रीडम, इंक्रीजेस द टैक्स, इम्पोज्ड द सेंसरशिप एंड फोर्स पीपल्स टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी। तो यहां पर ये भी आप बोल सकते हो कि यहां पर नेपोलियन के जो नेगेटिव पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए आए तो वो ये आपको लिखना है कि सबसे पहला तो उसने पॉलिटिकल फ्रीडम ले लिया था, फिर सेकंड उसने टैक्सेस बढ़ा दिए थे, और उसी के साथ में सेंसरशिप जो थी वो मीडिया के ऊपर और उसी के साथ में बुक्स के ऊपर लगा दी थी कि उनके खिलाफ में कोई भी नहीं छाप पाएगा। एंड फोर्स द पीपल टू ज्वाइन द फ्रेंच आर्मी, की जो भी लोग थे जिन्हें इंटरेस्टेड नहीं थे उनको भी फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करवाई। और फिर इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है कि इसी तरीके से द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि मतलब नेशनलिज्म की यूरोप में क्यों स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होने के पीछे का रीजन ये था कि वहां पर कोई भी कॉमन आइडेंटिटी, कोई भी कल्चर नहीं था, जिस वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आती थी। और वहीं पर अगर बात करें जैसे जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, ये सब जो कंट्रीज थी इनको डिवाइड कर दिया गया था किंगडम्स के अंदर, जहां पर की जो रूलर्स थे उनके पास में उनकी खुद की ऑटोनोमस टेरिटरीज थी जो कि यूरोप के पास में नहीं थी। तो यहीं से इनके पास में आइडिया आया कि हमें भी नेशनलिज्म ऑफ यूरोप करना चाहिए। और यहीं पर ही फिर एक नया जो टर्म आता है वो आता है हैब्सबर्ग एम्परर का। हैब्सबर्ग एम्परर कौन था? हैब्सबर्ग एम्परर वो था जिसने की रूल करा था ऑस्ट्रियो हंगरी। अब ऑस्ट्रियो हंगरी के ऊपर जो रूल कर रहा था उसका नाम था हैब्सबर्ग एम्परर। और फिर उसी के साथ में अगर बात करें हंगरी जो कंट्री थी उसके साथ में एक प्रॉब्लम ये थी कि उसके जो आधे पॉपुलेशन थी वो तो बोलती थी मैगियर, और जो बची हुई आधी पॉपुलेशन थी वो बोलती थी डायलेटिस्ट। तो यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती थी लैंग्वेज को लेकर के। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है एरिस्टोक्रेसी। ये एग्जाम के अंदर 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि एरिस्टोक्रेसी का मतलब ये होता है कि द लैंड ओनिंग क्लास, जिसके पास में की जमीन होती है उसी को ही एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। और ये लोग क्या होते हैं? यूजुअली स्पोक फ्रेंच कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ अ मैरिजेस। तो यहां पर क्या हुआ कि ये लोग फ्रेंच स्पीक करते हैं और इनको कनेक्ट करा जाता है, मैरिज के थ्रू इनको कनेक्ट कर दिया जाता है। और ये यूजुअली क्या होता है कि स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिनको कि एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है पीजेंट्री। अब पीजेंट्री क्या होता है? जो कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है उसी को ही पीजेंट्री कहा जाता है। और यहाँ पर एक नई टर्म आती है वो आती है मिडिल क्लास, उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो कि एक नई सोशल क्लास थी जिसके पास में इमर्जेस विद द ग्रोथ ऑफ द टाउन एंड इमर्जेस ऑफ अ कमर्शियल
कमर्शियल क्लास, जो कि यहाँ पर कमर्शियल क्लास के थ्रू ही आती थी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वेयर डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। अब सबसे पहले लिबरल वर्ड का मतलब होता है आज़ादी और नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देश के प्रति प्यार। तो यहाँ पर कब हुआ कि इस जो देश के प्रति प्यार है उसको आज़ादी में कन्वर्ट करा जाएगा, ये कैसे स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले अगर बात करें 19th सेंचुरी में, तो वहां पर यूरोप जो था, यूरोप वर क्लियरली क्लोजली एलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो यहाँ पर जो सिंपल सी बात ये है कि 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप के अंदर जो था वो सिंपल से आने लग गई थी कि हमें यार मतलब आज़ादी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। और वो क्यों चाहिए, सबसे पहले उसको जानने से पहले हम क्या करेंगे, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। मतलब लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि आपको हर एक फ्रीडम है इंडिविजुअल होने के तहत, और उसी के साथ में आपको इक्वलिटी रहेगी लॉ के सामने, चाहे से आप अमीर हो गरीब हो, लॉ के सामने सब कुछ सेम रहेगा। एंड द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड सीरियल प्रिविलेजेस। तो यहीं से क्या हुआ कि ऑटोक्रेसी खत्म हुई और सीरियल प्रिविलेजेस स्टार्ट हो गए। एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। और यहीं से कॉन्स्टिट्यूशन और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर आई। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज जनरेटेड एक्सक्लूसिव टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मेंबर्स। तो यहाँ पर एक जो राइट टू वोट था कि बस वोट वही लोग करेंगे जिनके पास में प्रॉपर्टी है, और या फिर वो कर सकते हैं, वही वोट भी दे सकते हैं और वही जीत सकते हैं। जिन लोगों के पास में प्रॉपर्टी नहीं है और जो औरतें हैं उनके पास में कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। और इसी के साथ में क्या हुआ कि जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि यहाँ से कोई भी ना तो गुड्स मतलब कि एक तरीके से सामान लाया जाएगा और ले जाया जाएगा, और उसी के साथ में कैपिटल मतलब कि जो पैसा है वो भी इधर उधर ट्रांसफर नहीं होगा। और अगर एक मर्चेंट जो था, जैसे कि अगर मान लो कि एक व्यापारी है, वो क्या करता था कि 1833 में हमबर्ग से न्यूमरबर्ग में जाना होता था उसको अपना सामान बेचने के लिए। तो यहाँ से क्या होता था कि उसको पास होना होता था काफ़ी सारे पैरेलल ड्यूटीज बैरियर के थ्रू, जिससे कि क्या होता था कि उसको 5% का कमीशन जो था दोनों तरफ देना होता था, जिस वजह से उसको काफी ज्यादा लॉस होता था। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है ट्रीटी ऑफ वीना। अब ट्रीटी ऑफ वीना क्या होता है, वो होता है 1815 के अंदर। अब ये क्या था, मतलब क्या टर्म आ गई, ये तो एग्जाम के अंदर आ सकता है आपके कि व्हाट इज द ट्रीटी ऑफ वीना। तो आपको यहाँ पर सिंपल से एक्सप्लेन करना होगा कि बर्बन डेंसिटी वाज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस। तो यहाँ पर एक जो डेंसिटी थी जिससे कि क्या हुआ कि पावर वापिस से लाने के लिए फ्रांस के अंदर उसका नाम दिया गया था ट्रीटी ऑफ वीना। और इसी के साथ में अगर बात करें कि अ सीरीज ऑफ स्टेट क्रिएटेड ऑन द फ्रेंच बाउंड्रीज फॉर प्रिवेंटिंग फ्रेंच एक्सप्रेशंस इन द फ्यूचर। और काफी सारे एक स्टेट क्रिएट करे गए फ्रेंच के अंदर, जो कि एक तरीके से बाउंड्री थी कि फ्रेंच एक्सप्रेशन को फ्यूचर में ले जाने के लिए। और जर्मन कन्फेडरेशन वाज लेफ्ट अनटच्ड। और जितना भी जर्मन कन्फेडरेशन था उसको बिना हाथ लगाए ही छोड़ दिया था। एंड मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्क दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय द नेपोलियन। और सिंपल सा इनका इंटेंशन ये था कि फिर से मोनार्क लाओ जो कि नेपोलियन ने उठा करके फेंक दिया था। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक फेमस पर्सनैलिटी आती है जो कि आती है गुसेप माजिन। अब गुसेप माजिन कौन थे, इनका जन्म हुआ था जियोन में, कहां पर 1807 के अंदर इनका जन्म हुआ था। और ये एक मेंबर थे सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैम्बोडियन के, काफी सारे सीक्रेट मेंबर थे, मतलब सीक्रेट एजेंट के रूप में याद रख सकते हो इन्होंने फाउंड करा था यंग इटली को। ये फाउंडर थे यंग इटली के, जो कि मॉरिस्क्यू में है, और जो यंग यूरोप है उसको बेरिन में कहा जाता है, मतलब इन्होंने ही उसकी खोज करी थी। और बिलीव्ड इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इनटू अ रिपब्लिक। और इनका मानना ये था कि जो इटली एक हो करके एक रिपब्लिक बन जाए। और इसी के साथ में यहाँ पर आता है कि ही वॉज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर द अटेम्प्शन ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन जिग्रोया। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यार इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे थे तो इनको जेल तो होनी कन्फर्म थी, तो 1831 के अंदर इनको जेल हो गई थी। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जो कि कब से लेकर के कब तक था, वो था 1830 से लेकर के 1848 तक। जब क्या क्या हो रहा था, तो यहाँ पर ही हो रहा था कि जुलाई
1830 की अगर बात करें 1830 की, तो यहाँ पर जो बर्बन किंग थे, बर्बन किंग ऑफ फ्रांस ओवरथ्रोन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो किंग थे उनको उठा करके फेंक दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश करा गया था। और उसके बाद में यहाँ पर हुआ था कि बेल्जियम जो था उसको ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, और जो बेल्जियम था उसको तोड़ दिया गया था यूनाइटेड किंगडम से नीदरलैंड के। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि ग्रीक विच हैड बीन अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्परर सिंस 15th सेंचुरी स्ट्रगल्ड फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन। तो यहाँ पर बात करें अगर ग्रीक की, तो जो ग्रीक इसका पार्ट था 15th ऑफ सेंचुरी से, उसको भी स्ट्रगल करना पड़ा अपनी इंडिपेंडेंट नेशन के लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट आता है, वो आता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब जैसे ये रोमांटिक वर्ड सुन रहे हो, इसको सुनकर के कई अजीब सी फीलिंग आ रही कि यहाँ पर कैसे आ गए, हिस्ट्री में ये कैसे आ गया। तो देखो, रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पोइट होते हैं वो क्या इमेजिन करते हैं, जैसे कि वो कविताएं लिखते हैं, कुछ अच्छी अच्छी रोमांटिक कविताएं वगैरह लिखते हैं, वो ऐसे सॉन्ग्स लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक रोमांस की फीलिंग जनरेट होती है। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो नेशनल फीलिंग जनरेट करने का काम था, इन पोइट्स ने काफ़ी सारा करा था। जैसे कि अगर आप कभी भी एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना, तो आपको उसको सुनने के बाद में क्या होता है कि एक अंदर से गूज़बम्स आते हैं। तो वही यहाँ पर जो गूज़बम्स होते हैं वही यहाँ पर रोमांटिक इमेजिनेशन को था यहाँ पर नेशनल फीलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। अब देखते हैं वो कैसे करा गया था। कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस द शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। तो यहाँ पर बात ये थी कि जो कल्चर था उसने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था, जो कि आइडिया ऑफ नेशन था, जैसे कि आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, इन सभी के थ्रू क्या हुआ कि लोगों ने अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। और जैसे कि रोमांटिक आर्टिस्ट एंड द पोइट जर्नली क्रिटिसाइजेस द ग्लैरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड द साइंसेस एंड फोकस्ड इंस्टेड ऑन द इमोशंस, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा कि जो रोमांटिक आर्टिस्ट होते हैं ये सब क्या करते हैं कि सिंपल से कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जाते हैं, इनका काम होता है उसके ऊपर लिखना, लेकिन इन्होंने भी क्या करा कि नेशन के ऊपर लिखना स्टार्ट करे ताकि लोगों के अंदर देश भावना स्टार्ट हो और जिससे कि ये आज़ाद हो पाए। सिंपल सा मोटिव यही था। एंड द नेशनल फीलिंग वॉज केप्ट अलाइव थ्रू द म्यूजिक एंड द लैंग्वेज। और एक गानों के थ्रू और एक भाषा के थ्रू एक नेशनल फीलिंग को जगा करके रखा लोगों के अंदर। एंड द लैंग्वेज टू प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और यहाँ पर जो लैंग्वेज थी उसने काफ़ी सारे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट जनरेट कर दिए थे लोगों के अंदर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि लैंग्वेज मतलब ये फिर से पॉइंट रिपीट हो गया, रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। और हर जगह के ऊपर क्या हो रहा था कि रशियन लैंग्वेज ही बनाई जा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा था कि जो पोइट्स वगैरह थे वो अपनी ही कविता के अंदर, अपनी भाषा के अंदर कविता लिख करके एक नेशनलिज्म जनरेट कर रहे थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आती है करोल कोर्निपिक्सी। मतलब हो सकता है कि मैंने इसका प्रोनाउंस गलत कर दिया, उस पर ध्यान मत दो। वो ये है कि सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेरा एंड म्यूजिक, टर्निंग हिज फ्लोक डांस लाइक द पियोनिज्म एंड द मुजेला इनटू ए नेशनलिस्ट सिंबल। तो भैया इन्होंने काम ये करा था कि ये एक आर्टिस्ट थे जो कि क्या करते थे कि एक म्यूजिक वगैरह इवेंट करते थे, जो कि फ्लोक डांस था, इन सभी को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि यहाँ पर नेशनलिस्ट सिंबल के अंदर इन्हें कन्वर्ट करने का काम कर दिया। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आता है कि जर्मन फिलोसफर जो कि जॉन गेटरिस्ट, मतलब नाम भी कैसा अजीब सा है, हर्डर, ट्राई टू डिस्कवर कल्चर अमॉन्ग द कॉमन पीपल्स थ्रू द फ्लॉक सॉन्ग्स एंड फ्लॉट पोइट्री एंड डांसेस। तो यहाँ पर इन्होंने काम ये करा था। इन दोनों के नाम हो सकता है कि एग्जाम के अंदर आ जाए, या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मार्क करवा रहा हूँ कि इनका काम ये था कि जो फ्लोक डांसेस और जो फ्लोक पोइट्रीज हैं उनको डिस्कवर करने का काम था कि कैसे इसके अंदर नेशनल की फीलिंग डाले, वो काम इन्होंने करा था। एंड द मैनी मेंबर्स ऑफ सिलियरली इन पोलैंड बिगिंस टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ अ नेशनल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे पोलैंड के अंदर उन्होंने स्टार्ट करने लग गए थे, जो कि जो लैंग्वेज बैरियर थे उसको नेशनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट एंड बाइशॉप्स वर पुट इन जेल एंड सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज अ पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रेस इन रशियन। मतलब एक तरीके से बात यह है कि अगर आप किसी भी देश की अगर भाषा नहीं मानोगे तो क्या होगा, आपको उठा करके बाहर फेंक दिया जाएगा। तो उसी तरीके से इनके साथ में भी हुआ था।
और फिर उसके बाद यहाँ पर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, जो कि कैसे स्टार्ट हुआ था अगर बात करें 1830 की, जहां पर कि काफी सारे साल लग गए थे ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो काफी सारे मतलब कि 1830 का जो टाइम था वो काफी हार्ड था उनके लिए, ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप था यूरोप के लिए। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि इन द मोस्ट कंट्रीज देयर वर द मोर सीकर्स ऑफ अ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज थे इनके अंदर हालत ये थी कि भैया कोई तो नौकरी दे दो, कोई तो नौकरी दे दो, जबकि कोई नौकरी बनाने वाला नहीं था। सभी यही सरकार से बोल रहे थे कि नौकरी दे दो। सरकार कौन सी नौकरी पैदा करती है अपने से, वो तो कोई लोग देने वाले होते, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव ओवर क्राउडेड स्लम्स। तो यहाँ पर हुआ ये कि जो गाँव में रहते थे वो भी लोग क्या आने लग गए कि शहर में आने लग गए, यार गाँव में तो खेती वगैरह है नहीं, शहर चलते हैं वहां पर ही हमारा कुछ हो पाएगा। तो वहां से क्या हुआ कि ओवर क्राउडेड स्लम्स क्रिएट होने लग गए एंड फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन द रोड। जिस वजह से क्या हुआ कि खाने की कमी हो गई, और खाने की कमी हो गई जिस वजह से मतलब एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से खाने की कमी हुई, जिस वजह से क्या हुआ कि पेरिस की जो रोड थी उसके ऊपर लोग उतर आए, जैसे कि रोड के ऊपर हड़ताल वगैरह करने लगे, वो सब इनका काम हो गया। और 1848 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम आउट ऑन द रोड एंड लुइस फिली जो थे उन्होंने क्या करा कि वाज फोर्स्ड एंड द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। और इसी के थ्रू क्या हुआ कि जब पॉपुलेशन रोड पर थी तो यहाँ पर लुइस फिली जो थे उन्होंने को फोर्स करा गया, और जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक रिपब्लिक को एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। और 1845 के अंदर वीवर्स इन सिलिशिया लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। और उसी के साथ में जो सिलिशिया थे उन्होंने 1845 में जो एक मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उन्होंने एक जंग लड़ी थी कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि द रिवोल्यूशन ऑफ अ लिबरल 1848 में, जो कि यहाँ पर हुआ था कि द रिवोल्यूशन वाज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास हु कंबाइन दियर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब अरे क्या बोला जा रहा है यार, अरे भैया इसको ये जो भी नाम है इसको पढ़ लो, अच्छे से बोला नहीं जा रहा है, विद द नेशनल यूनिफिकेशन। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, ये किस तरीके से बने थे। तो यहाँ पर नेशनलिस्ट फीलिंग वॉज वाइड अप्रो, मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अपने देश की भावना जो थी वो हर जगह पर जाने लग गई थी, जो कि मिडिल क्लास लोगों के अंदर ज़्यादा आने लग गई थी। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि 1848 के बाद में नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 में होता यह है कि नेशनलिज्म जो यूरोप में था वो जाने लग गया उसके एसोसिएशन से डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में। और जो पर्शिया थे टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ ए नेशनल यूनिफिकेशन। और इन्होंने क्या करा कि जो पर्शिया थे इन्होंने पूरा पूरा लीडरशिप ले लिया था जो भी मूवमेंट चल रहा था नेशनल यूनिफिकेशन के थ्रू। और ओटमैन बिस्मार्क, ये क्या है, ओटो वेन बिस्मार्क, जो कि चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी टुक ऑन द लीडरशिप। और इन्होंने कैसे लिया, इन्होंने ऐसे लिया कि इनके पास में आर्मी थी, ये चीफ मिनिस्टर थे पर्शिया के, तो इन्होंने आर्मी के थ्रू वहां पर पूरी पूरी लीडरशिप ले ली। एंड कैशियर विलमैन ऑफ पर्शिया हेडेड द न्यू जर्मन एम्परर। और फिर इसी के थ्रू क्या हुआ कि कैशियर जो विलमैन थे हेडेड द न्यू जर्मन एम्परर के फॉर्म में ये आए। और फिर इसके बाद में इटली यूनिफाइड कैसे हुआ। इटली वॉज डिवाइडेड इंटू अ 7 स्टेट बाय विच ओनली अ सर्दियन पिडमोंट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस स्टेट। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर जो इटली थी उसको 7 ग्रुपों के स्टेट के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, जिसमें से सर्दियन जो पिडमोंट था वही रूल करा जा रहा था इटालियन प्रिंसली स्टेट के द्वारा। और फिर इसका यहाँ पर आता है कि ये यूनिफिकेशन प्रोग्राम जो कि यंग इटली है वॉज इनिशिएटेड बाय द ग्यूसेप मजानी, जो कि हमने पहले ही बात करी थी, बट इट वॉज फेल्ड। और फिर इसका यहाँ पर आता है कि चीफ मिनिस्टर कैवियोर लीड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ ग्यूसेप गब्रिदोई। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं यार इनके नाम भी बड़े अजीब अजीब से थे, मैंने बहुत सारी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दी, इसलिए ज़्यादा मत बोलना कि भैया आपसे मिस्टेक हो, कोई बात नहीं, मैं आगे इंप्रूव कर लूँगा। और आप अपने इसके ऊपर फोकस मत करो, आप अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करो।
जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें 1861 में, तो विक्टर इमैनुअल टू वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। और इसी के साथ में 1861 के अंदर जो विक्टर इमैनुअल थे उनको एक तरीके से किंग मान लिया गया था यूनाइटेड इटली का। फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमारे इंडिया के अंदर किस तरीके से नेशनलिज्म आया था। तो सबसे पहले अगर बात करें चेंजेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, तो सबसे पहला तो ये हुआ था कि द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन। इसकी वजह से काफ़ी सारी नई नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। टैक्सेस वर इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज वर रेज्ड एंड द इनकम टैक्स वर इंट्रोड्यूस्ड। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हुई। तो सबसे पहला काम तो हर एक गवर्नमेंट करती कि टैक्स बढ़ा दो चलो, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नई चीज़ करी थी इन्होंने कि जो कस्टम ड्यूटीज थी वो लगा दिया गया था, और उसी के साथ में हर एक चीज़ लगा दी गई थी, मतलब इंक्रीज करा गया था, कुछ भी हटाया नहीं था। एंड दिस लीड टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर अ कॉमन मैन। तो जिससे कि क्या हुआ कि जो आम आदमी था उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतें होनी स्टार्ट हो गई। एंड फोर्थ द रिक्रूटमेंट फॉर द आर्मीज। और जैसे कि फोर्स रिक्रूटमेंट होता था, आपने सुना होगा आपके दादा के पापा को कई की बार कि उनको फोर्सफुली आर्मी के अंदर ज्वाइन करवा दिया गया था अगर वो नहीं चाह रहे थे तो भी। देन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि 1918 और 1920 से 21 के बीच में चार साल हो गई है। 4 साल तक क्या हुआ कि क्रॉप फेलियर हो गया, जिस वजह से क्या हुआ कि फेमिनिज्म मेड अ वर्स सिचुएशन। ऐसा तो हो ही रहा था, उसी के साथ में ये सब भी हो गया कि अकाल पड़ गया, तो जिस वजह से और भी सिचुएशन खराब हो गई। और दिस लेड्स टू एंड दी 12 to 13 मिलियन डेथ्स इन 1921, जिससे कि क्या हुआ कि 1.2 करोड़ से लेकर के 1.3 करोड़ तक लोग मर गए। ये भी नहीं पता कि कितने लोग मर गए थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहाँ से आया था यहाँ पे। तो महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 के अंदर वो इंडिया आए थे वापस। तो उन्होंने क्या करा कि मतलब उनके दिमाग में था कि यार हमें कुछ करना है, इंडिया को आज़ाद करवाना है। तो उन्होंने क्या करा कि सत्याग्रह लॉन्च करा। अब सत्याग्रह होता क्या है, सत्याग्रह 2 वर्ड से मिलाकर के बनाया जाता है, सत्य प्लस ग्रह। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और ग्रह का मतलब होता है कि टू होल्ड द फर्म, ये होता है सत्याग्रह का मतलब। और इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे की फिलॉसफी ये थी कि इफ कॉस्ट इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन द फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑप्रेसर। मतलब ये है कि अगर आपका कोज सही है, अगर आपका कोज सच्चा है और आपका स्ट्रगल इनजस्टिस मतलब कि अन्याय के खिलाफ है, तो आपको कोई भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। ऑपरेशन शुड बी प्रेस्यूर्ड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द वायलेंस। तो इनका मानना ये था कि जो आगे वाला, आप ये बोल सकते हैं कि आपका दुश्मन है, उसको आपको वायलेंस के थ्रू समझाने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसा नहीं है कि आप अपनी ताकत दिखा करके तू साइन कर, मैं तेरे को चक्कू मार दूंगा, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है आपको वायलेंस के थ्रू। आपको सिंपल, अगर आप नॉन वायलेंट भी रहेंगे तो भी वहां पर उसको सब कुछ दिख जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है चंपारण बिहार, जो कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आपके मैप वर्क से भी रिलेटेड है। तो उसी के साथ में बता देता हूँ कि आपको मैप वर्क अगर देखना है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको कंप्लीट मैप की जानकारी मिल जाएगी। और अगर बात करें चंपारण बिहार में, तो इन सपोर्ट ऑफ इंडिगो प्लांटर अगेंस्ट द ऑप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम, जो कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनके सपोर्ट में स्टार्ट हुआ था, जो कि इंडिगो प्लांटेशन के साथ में काफी सारे बुरे बर्ताव होते थे, तो उनके साथ में हुआ था। फिर इसके बाद आदमी पर आता है खेदा, जो कि गुजरात के अंदर 1917 की बात है कि सपोर्टिंग पीजेंट्स अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर रेवेन्यू रिलैक्सेशन। मतलब एक तरीके से कहने की बात यह है कि फसल खराब हो गई तो क्या बोला गया कि जो लोग हैं, जो प्लीजेंट्स हैं, उनको थोड़ा टैक्स के थ्रू रिलीफ दे दिया जाए। सरकार तो ऐसी थी नहीं, सरकार बहुत हरामी थे ब्रिटिशर्स। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि अहमदाबाद के अंदर सत्याग्रह जो था वो क्यों हुआ था, इन सपोर्ट ऑफ द कॉटन मिल वर्कर अगेंस्ट द कॉटन मिल ऑनर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ था, गुजरात के अंदर ये सीन था अहमदाबाद में कि जो कॉटन मिल के वर्कर थे वो उनको सही ढंग से पैसा नहीं देते थे, काम करवा लेते थे, सारे दिन भर काम करवाते, पैसा नहीं देते, पैसा देते ही नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब काम ही काम करवाया जाओ, ना खाने को खाना, कुछ भी नहीं देते थे। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है द रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट क्या है, रोलेट एक्ट
वो है कि द एक्ट गिव द गवर्नमेंट पावर टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल लीडर्स कैन अरेस्टेड एंड केप्ट इन प्रिजन विदाउट द ट्रायल फॉर 2 years। तो मतलब बात ये थी कि एक नया एक्ट निकाला गया, रोलेट एक्ट। अब इस एक्ट के तहत क्या था कि अगर आप कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कैसा कर रहे हो, पॉलिटिकल लीडर्स अगर कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होता था कि आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा बिना कोई भी रीजन के। कोई भी रीजन नहीं होगा, आपको ऐसे उठा करके जेल में डाल देंगे। बस गुंडागर्दी चल रही थी उस टाइम के ऊपर। एंड गांधी जी अपोज दिस अनजस्टिस लॉ एंड ही लॉन्चेस द हड़ताल रोलेट सत्याग्रह एंड डेट डिसाइडेड वाज 6 अप्रैल 1919। तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी ने बोला कि चलो बेटा तुम भी कर लो, हम भी हमारा रोलेट सत्याग्रह निकालेंगे 6 अप्रैल 1919 में। और फिर इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि नॉन वायलेंट रैलीज, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट वर स्टार्टेड इन इंडिया। इसके तहत में क्या हुआ कि एक रैलीज निकाली गई जहां पर बिल्कुल भी वायलेंस नहीं था। स्ट्राइक करी गई, मतलब हड़ताल करी गई, प्रोटेस्ट करे गए, और ये सब कुछ स्टार्ट हो गया था इंडिया में। एंड टू कंट्रोल ऑल द ब्रिटिश टुक्स वेरियस स्टेप्स एंड वन वाज दैट दे फायर्ड ऑन अ पीसफुल प्रोसेशन इन अमृतसर। दिस प्रोवोक द पीपल्स टू टुक वायलेंस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका दिमाग खराब हो गया कि यार ये गांधी जी कर रहा है तो क्या कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि इसको कंट्रोल करते। तो उनमें दिमाग तो इतना ही था, वो तो एकदम से बैल बुद्धि थी उनकी, तो उनकी बैल बुद्धि से इतना ही दिमाग चला उनका। उन्होंने क्या करा कि एक पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था कि ये भी सत्याग्रह था, तो वहां पर कहाँ पर चल रहा था, अमृतसर में। तो इन्होंने क्या करा कि फायरिंग करवा दी, सीधा फायरिंग करवा दी। तो यहीं से ही जालियांवाला बाग इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था, जहां पर कि हुआ ये था कि 13 अप्रैल 1919 को जो लोग थे वो इस गैदर हुए थे जालियांवाला बाग के अंदर, जो कि अमृतसर में एक बाग है। वहां पर क्या हुआ था कि 2 रीजन थे, एक तो बकाशी जो कि एक उनका फेस्टिवल है, और दूसरा था प्रोटेस्ट करने के लिए कि उनको प्रोटेस्ट भी करना था। तो इसमें क्या हुआ था कि ये फेस्टिवल था, इस वजह से औरतें भी आई थी, बच्चे भी आए थे, आदमी भी आए थे। तो वहां पर ये पूरे पूरे देश को हिला करके रख देते इस जालियांवाला बाग इंसिडेंट ने। जब पता लगा ना कि ये हो गया तो गांधी जी ने एकदम से इमीडिएटली इसको ले लिया था, जिससे कि क्या हुआ कि जो जनरल डायर था, या फिर इसको कहो कि जनरल डाकू था, उसने क्या करा कि टुक द कमांड एंड ही क्लोज्ड ऑल द एग्जिट गेट एंड फायर्ड ऑन द क्राउड। तो इसने क्या करा कि ये जो डाकू था, इस डाकू ने ये कहा कि सारे के सारे एग्जिट गेट बंद कर दो, और जितना भी क्राउड है वहां पर, बच्चे हों, बूढ़े हों, कुछ भी हों, सब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दो। जिससे कि क्या हुआ कि देन द मैनी पीपल्स वर किल्ड एंड दिस एंगर द क्राउड एंड पीपल्स टुक ओवर द वायलेंस एंड क्लैशेस विद द पीपल्स एंड अटैक ऑन द प्रॉपर्टी। अब इससे क्या हुआ, इससे लोगों को आया गुस्सा। उन्होंने बोला बेटा तुमने मार देना, अब तुम्हें दिखाते हमारी ताकत। फिर उन्होंने क्या करा कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको मारने लग गए, और जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी उनको जलाने लग गए। जो भी अगर कोई भी गवर्नमेंट का आ रहा था ना वहां पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको ऐसे मिट्टी में लिटा लिटा के मार रहे थे उसको। एंड गवर्नमेंट गॉट अ फ्री हैंड एंड इट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिसेशन, मतलब रिप्रेशन ऑफ अ प्रोटेस्टर। और फिर इसके बाद यहाँ पर आता है खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट क्या था, ये स्टार्ट हुआ था 1919 से 1924 तक। अब ये क्या था भैया, ये था कि जो एम्परर थे ओटमैन के, वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर हार गए थे। जिससे कि क्या हुआ कि अफवाहें फैलाई गई कि उनके साथ में हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू इम्पोज्ड ऑन हिम। मतलब एक तरीके से अफवाह ये फैलाई गई थी कि उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उनको टॉर्चर करा जाएगा। क्योंकि ये जो ओटमैन के एम्परर थे ये थे खलीफा। मतलब खलीफा जो थे वो, जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि खलीफा जो किंग थे ओटमैन के, और ये मुस्लिम जो होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी जो होती है, इनके अंदर इनको स्पिरिचुअल हेड माना जाता है, बिकॉज द ओटमैन किंग वाज कंसिडर्ड एज ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके स्पिरिचुअल हेड के साथ में अगर कोई ऐसी अफवाह फैला दी जाए कि उनके साथ में बर्ताव अच्छा नहीं होगा, तो सारी सारी कम्युनिटी को घुसाएगा। वही यहाँ पर हुआ कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया खिलाफत मूवमेंट के द्वारा, उसी को ही यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है। एंड इन इंडिया टू अपोज दैट, इसको अपोज करने के लिए इंडिया से भी ऑब्वियस सी बात है, जाने थे लोग, तो उन्होंने किसने स्टार्ट करा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने स्टार्ट करा खिलाफत कमेटी, जो कि मार्च 1919 में बॉम्बे में स्टार्ट हो गई थी।
अब ये जब हुआ था, फिर इसी के बाद में जो अगला आता है वो आता है भैया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, कि हम कॉरपोरेट नहीं करने वाले। अब तुम्हें जो करना था वो हमारे कॉरपोरेशन की वजह से ही कर पा रहे थे, जो वो राज कर रहे थे वो हमारी वजह से कर रहे थे। सच बात मैं बताऊं आपको, जो भी मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि जो ब्रिटिशर्स का राज था वो हमारी वजह से, अगर हम उसी टाइम पर ही बोल देते कि हमें नहीं करवाना राज, आप हमारे ऊपर नहीं कर सकते, तो भैया वो करते ही नहीं। अगर आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो भैया उसके पीछे का बेसिक लॉजिक यही है कि तुम खुद पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो वही यहाँ पर हुआ। तो गांधी जी ने क्या करा कि उनकी जो एक बुक थी हिंद स्वराज, जो कि 1909 में, तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियंस एंड सर्वाइव जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन। इफ इंडियंस नॉट कॉर्पोरेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोलैप्स विद इन अ ईयर। गांधी जी का मानना यह था कि भैया कॉर्पोरेशन जो है इंडियंस की, इंडियन ने इनको छूट दे रखी है, अगर सभी के सभी डंडा उठा लें तो इनको है ना भागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के धोती उठा के भागते फिरेंगे बस। तो फिर इसी के अकॉर्डिंग ये इनका था। और फिर इसके बाद में ये जो नॉन कॉर्पोरेशन था, ये मूवमेंट कैसे बना, तो यहाँ पर ये इट शुड बी अनफोल्डेड इन स्टेज। तो यहाँ पर सरेंडर हो गए, सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड एंड बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स। तो यहाँ पर देखो सबसे अच्छा फायदा हुआ था बच्चों को कि बाइकआउट करना था सिविल सर्विसेज को, जितनी भी आर्मी है उनको बाइकआउट कर दो, पुलिस को बाइकआउट कर दो कि पुलिस में जितने भी ऑफिसर्स हैं इंडियंस वो आ जाओ भैया घर पे, कोर्ट वाले बाइकआउट कर दो। सबसे अच्छा हुआ तो स्कूल वाले, बच्चों ने बोला स्कूल ही नहीं जाना, बंद नहीं जाना स्कूल। और उस टाइम पर गवर्नमेंट जो इंडियन स्कूल्स थी वो थी नहीं, तो वो घर पे बैठ गए, टीचर्स हो गए। तो यहां से स्टार्ट हुआ था नॉन कॉर्पोरेशनिक मूवमेंट की तरह। देन इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट यूज्ड अ रिप्रेशन द फ्यू सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च। तो यहां से क्या हुआ कि अगर मान लो कि कुछ होता है तो यहां से एक मूवमेंट की तरह इसको लॉन्च करा जाएगा। और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन टाउन, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टाउन में किस तरीके से था, सबसे पहले तो यहां पर स्टार्ट विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। सबसे पहले मिडिल क्लास सामने है कि भैया हम करेंगे पार्टिसिपेट पूरे पूरे जोश के साथ में। तो इन्होंने किया क्या कि स्टूडेंट लेफ्ट द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। तो सबसे पहला काम तो स्टूडेंट ने करा कि हमें नहीं करनी स्कूल कॉलेज, छोड़ो नहीं करनी। और फिर इसका सेकंड काम करा गया टीचर्स ने। अब टीचर ने बोला कि यार जब बच्चे नहीं है तो हम भी छोड़ देते, टीचर और हेडमास्टर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स गेव अप दियर प्रैक्टिस, जितने भी लॉयर थे वो प्रैक्टिस के लिए जा रहे थे उन्होंने बंद कर दिया। काउंसिल इलेक्शंस बाइकॉटेड एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न इन अ ह्यूज बॉनफायर। तो वहां पर हुआ क्या कि ये सब तो हो गया और उसी के साथ में यह करा कि जितने भी फॉरेन के क्लॉथ्स थे उनको जला दिया, क्योंकि हम नहीं पहन रहे, तुम्हारे मुंह पर मना कर दिया। बताओ ऐसा काम कर रहे थे इंडियंस। और फिर उसका अंदर पीपल्स बिगिंस टू वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल माइल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। जिससे से क्या हुआ कि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने इंडियन कपड़ा पहनना स्टार्ट करा और उसी के साथ में इंडियन जो टेक्सटाइल मिल थी उनकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट होने लग गई। और फिर इसके बाद में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की कुछ लिमिटेशन भी थी। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्रेजुअली काफी ज्यादा स्लो था सिटी के अंदर। अब ये इसलिए था क्योंकि खादी क्लोथ्स जो थे वो एक्सपेंसिव थे और जो गरीब आदमी थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। फिर सेकंड ये था कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो कि आप बोल सकते हो कि स्कूल्स और कॉलेजेस हैं ही नहीं, तो बच्चे आराम से घर पे बैठ के करेंगे तो क्या करेंगे। ट्रिकलिंग बैक टू मतलब उनको वापस से जाना पड़ा गवर्नमेंट जॉब के ऊपर और जो लॉयर्स थे उनको कोर्ट वापस से ज्वाइन करी। तो मतलब अगर मान लो कि आप ये कर रहे हो, आपने स्कूल वगैरह छोड़ दी, तो आपके मम्मी पापा तो मतलब आपको भेजने को तैयार है, क्योंकि आप घर को तो क्या बना दोगे मैं बता नहीं सकता। और उसी के साथ में क्या हुआ कि जो लॉयर्स थे उनको भी कोर्ट में जाना पड़ा, क्योंकि अब देखो अगर सिटी के अंदर रह रहे हो तो आपको रेंट भी पे करना होता है, आपको बिजली का बिल, पानी का बिल, ऐसे फ्री के अंदर तो कोई भी नहीं रखेगा, तो आपको जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को रिकॉल मतलब वापस से ले लिया गया। एंड रिबेलियन इन अ कंट्री साइड, मतलब रिबेलियन का मतलब ये होता है कि अगर बात करें अवध में, तो अवध के अंदर बाबा रामचंद्र लेड द पीजेंट्स अगेंस्ट द तुलकर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फॉर द हाई रेंट्स फ्रॉम द पीजेंट। तो मतलब बात ये है कि जो अवध की अगर बात करें तो वहां पर बाबा रामचंद्र जो थे उन्होंने जितने भी किसान लोग थे उनको एक साथ जो तुल्कदर्स थे या फिर आप ये कह सकते हो लैंडलॉर्ड के खिलाफ आएगी, भैया तुम इतना टैक्स नहीं ले सकते हमसे, हम नहीं दे रहे। और फिर इसका यहाँ पर से स्टार्ट हुआ पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द एबोलिशन ऑफ बिग एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। और यहीं से बाइकआउट होना स्टार्ट हो गया लैंडलॉर्ड्स का, यहीं से बॉलीवुड
का स्टार्ट नहीं हुआ था। और फिर इसका आप आता है ऊधो किसान सभा। तो ऊधो किसान सभा जो है वो सेटअप बाय द जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र और मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू यहाँ पर ऊधो किसान सभा की स्थापना हुई थी। एंड इसके अंदर क्या हुआ था कि पार्टिसिपेशन बाय द ट्रेबल्स। तो यहाँ पर यूजुअली क्या था कि जो ट्रेबल्स थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करा था। और अगर बात करें गुदमान हिल्स के अंदर जो कि आंध्र प्रदेश में है, मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेडेड इन अर्ली 1920 वायलेंस के अंदर यहाँ से स्टार्ट हो गया था। और फिर इसका नाम पर आता है कि स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसीज ऑफ अ कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीजेस हिल्स पीपल्स। मतलब कि अगर आप बात करो कि जो हिल वाले लोग हैं, मतलब जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनको इंक्रीज इसलिए करा गया था कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उन्होंने ये लगा दिया कि तुम जंगल में नहीं जा सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। यार अब जंगल में जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं, उनकी बेसिक नेसेसिटी फॉरेस्ट चाहती है। अब अगर आप उनको ही मना करोगे तो उनको तो ऑब्वियस सी बात है गुस्सा आएगा। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा कि वापस से वो भी इस मोमेंट में आने लग गए। और फिर इसके बाद में एक नई फेमस पर्सनैलिटी आती जो कि आती अल्लूरी सीतारमन राजू। अब अल्लूरी सीतारमन जो राजू हैं, उन्होंने कहा जाता था कि उनके पास में एक स्पेशल पावर। अब स्पेशल पावर ये है कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते थे एंड कैन हील द पीपल्स एंड ही कुड इवन सर्वाइव अ बुलेट शॉट। उनका कहना ये भी था, लोगों का कहना ये था कि जो अल्लूरी सीतारमन थे वो भैया गॉड थे, भगवान थे, क्योंकि उनके पास में कैसी शक्ति थी जिससे कि अगर उनका बुलेट भी मार दोगे तो उनका कुछ भी नहीं होगा। एंड रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज इन द कार्टिनेशन ऑफ अ गॉड। मतलब कार्टिनेशन मतलब कि अवतार है भगवान का। एंड ही सपोर्टेड गांधी जी, और इन्होंने गांधी जी का खूब सपोर्ट करा था। एंड इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट परस्यूड द पीपल्स टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। मतलब एक तरीके से उनका कहना यह था कि अगर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अगर तुम्हें सहयोग करना है तो भैया इंडिया के कपड़े पहनो जो इंडिया बना रहा है, और उसी के साथ में जो पीना वगैरह है वो सब कुछ तुम छोड़ दो। मतलब समझ रहे हो, शराब वगैरह सब कुछ छुटवा दी थी। एंड बट बिलीव्ड इन द यूज ऑफ वायलेंस। बट इनका मानना यह था कि यार नॉन वायलेंस से कब तक लड़ेंगे, थोड़ा बहुत हथियार उठा करके थोड़ा कोई क्लाइमैक्स सीन बनाओ। और फिर इसके अंदर आप आता है कि कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की, मतलब क्यों नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। तो अगर बात करें चौरी चौरा जो कि यूपी में है, 1922 के अंदर गोरखपुर एक यूपी का डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या हुआ था, चौरी चौरा एक गांव है, ठीक है, एक गांव था। तो वहां पर क्या हुआ कि पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट क्लैशेस बिटवीन द पुलिस। मतलब एक तरीके से एक आराम से बहुत ही पीसफुल आराम से लोग हैं, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं किसने क्या किया, उन्होंने इसको है ना वायलेंस में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि क्या हुआ कि 22 पुलिस वाले मार दिए गए थे इस इंसिडेंट में। महात्मा गांधी जी कॉल्ड हॉल्ट, मतलब एक तरीके से हॉल्ट टू NCM, मतलब कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहाँ पर बंद करना पड़ा। और फिर इसका हमने यहाँ पर चल पड़े हम सिविल डिसओबीडियंस की तरफ। अब सिविल डिसओबीडियंस के कब स्टार्ट हुआ, आफ्टर कॉलिंग ऑफ अ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। फिर गांधी जी ने बोला कि यार नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं, तो फिर इन्होंने नया लॉन्च कर दिया, चलो नई चीज निकालते, वो निकालते सिविल डिसओबीडियंस। अब इसका मतलब ये था कि लीडर विद द कांग्रेस वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन टू प्रोविजनल काउंसिल। तो यहाँ पर कहना ये था कि जो लीडर्स थे कांग्रेस के वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे काउंसिल प्रोविजनल इलेक्शन में। दे फेल्ट दैट दे कैन ओपोज द ब्रिटिश पुलिस विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। तो इनका मानना ये था कि यार अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम पुलिस वालों को बोल देंगे यार छोड़ो यार, ये तो ऐसे ही है, मतलब हमारी याद में, तो ऐसे करवा के इनका मानना ये था। और यहीं से स्टार्ट होती है भैया स्वराज पार्टी की स्थापना। एंड इसके टू फैक्टर शेप्ड द इंडियन पॉलिटिक्स। और यहीं से ही दो चीजों ने यहाँ पर इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि एग्रीकल्चर क्राइसिस था, और फिर इसके बाद में सेकंड था साइमन कमीशन। अब देखो साइमन कमीशन के अंदर बात ये थी कि गो बैक साइमन का नारा लगा दिया था। ये हेड जो था यहाँ पर सर जॉन साइमन जो था, गिवन टास्क टू क्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको काम दिया गया था कि यार तुम है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करो। तो आप लोगों को बताता हूँ कि इंडियन की खास बात होती है कि ये अगर कोई काम को करते तो बहुत ही अच्छा करते, अगर किसी से दुश्मनी कर लेते तो उससे इतनी दुश्मनी करते कि उसके मुंह पर बेइज्जती कर देते, मुंह पर। तो यहीं पर इन्होंने एक नया नारा निकाल दिया, गो बैक साइमन। और आई थिंक कि पहले कुछ इससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट भी हुआ था जो कि मेरे को याद नहीं आ रहा, बताते तो बड़ा मजा आता तुम्हें, ठीक है।
और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि लीडर सच एस जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट करा था इसमें। बिकम द एक्सट्रेटिव एंड अपोज द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम विद इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिटिश डोमिनेंस एंड दियर इन्फ्लुएंस। तो मतलब बात ये थी कि यार इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट कर रखा था, बड़े बड़े नेताओं ने, इन्होंने ही ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस करा था कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तुम जाओ बस। और फिर इसका यहाँ पर स्टार्ट होता है दिसंबर 1929 के अंदर लाहौर सेशन। लाहौर सेशन के अंदर क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग पूर्ण स्वराज, मतलब कि पूरा इंडिपेंडेंस चाहिए भैया। जवाहरलाल नेहरू जी ने कह दिया था हमें पूरी पूरी आज़ादी चाहिए, हम तुम्हारी इस छोटी मोटी आज़ादी से नहीं चाहिए। और इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट द 26th of January वुड बी सेलिब्रेटेड एज अ इंडिपेंडेंस बट इट वॉज नॉट अचीव। और वहीं पर ही कह दिया गया था कि यार 26 जनवरी को हम पूरे पूरे आज़ाद हो जाएंगे, पर ये नहीं मिला था। सो गांधी जी हैज अनदर आइडिया टू गो विद इट, दैट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर इसका में गांधी जी ने बोला कि मेरे पास में एक और रास्ता है, क्योंकि हम इंडियन है तो हमारे पास में रास्ते खूब होते हैं, तो यहीं से फिर स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और फिर इसका अपने यहाँ पर आती है एक फेमस मार्च जिसको कि सॉल्ट मार्च या फिर डांडी मार्च भी कहा जाता है। अब ये क्यों स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी कि जो सॉल्ट था वो रिच लोग भी खाते, पुअर लोग भी खाते हैं, एक एसेंशियल फूड आइटम है, तो यार उसके ऊपर टैक्स क्यों लगाते हो? हर किसी को बनाने भी दो। उनका ये था कि ना तो टैक्स भी देना पड़ेगा और तुम इसे बना भी नहीं सकते, तो वो इतनी सस्ती चीज थी उसके लिए भी तुम टैक्स ले रहे हो, ये सब फेयर नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया। तो फिर इसके बाद में इन्होंने काफ़ी सारे एक तरीके से लेटर वगैरह भी लिखे थे उसको, पर वो माना नहीं था। तो फिर इन्होंने क्या करा कि स्टार्ट कर दिया 12 मार्च 1930 को। इन्होंने लेटर में लिखा था कि मैं इतने को स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो माना नहीं, तो फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया। एंड करा था 6 अप्रैल 1930 को। और इन्होंने एक लेटर लिखा था विक्री इरविन को स्टेटिंग द 11 डिमांड्स, और इन्होंने 11 डिमांड्स लिख दी थी फुलफिल्ड बाय द 11th of March। इन्होंने कह दिया कि भैया देख यार 11 तक या तो डिमांड फुलफिल कर दे या फिर तो हमारा देखना अब हम क्या करने वाले हैं। और फिर इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो डांडी मार्च थी इसके अंदर 78 वॉलंटियर्स थे, 240 माइल्स की थी पूरी पूरी डांडी मार्च, और इसको कंप्लीट करने के लिए 24 दिन लग गए थे। एंड वॉयलेटेड अ सॉल्ट लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग लॉ, और इन्होंने मतलब कि जो नमक बना करके इस जो लॉ था इसकी बैंड बजा दी थी। और फिर इसका यहाँ पर ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती से लेकर के डांडी तक स्टार्ट हुई थी। और जो इमेज ऑफ भारत माता है वो क्रिएट करी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, और जो भारत माता की इमेज है मतलब कि वो पेंट करी गई थी अबिंद्रनाथ टैगोर से। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्रिएट करी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, फिर उसका अंदर पेंट करी गई थी अबिंद्रनाथ टैगोर से। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अच्छे से समझ में आए तो भैया लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर ही लेना।